तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं का दूसरा चैप्टर जो कि मानव जनन तंत्र है। ठीक है, इसमें हम मुख्य रूप से जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नर जनन तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। नर जनन तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन से? पहला हो गया, ठीक है, पहला देखेंगे क्या हम? ब्रेसर। ब्रेसर के बारे में हम पहले अच्छे से अध्ययन करेंगे। ब्रेसर को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ब्रेसर क्या है। तो इसका पहला टॉपिक है ब्रेसर। यह कहाँ होता है? उदर गुहा के उदर गुहा के बाहरी ओर स्थित होता है। के बाहर स्थित होता है, बाहर स्थित होता है। ठीक है, ब्रेसर क्या होता है? ब्रेसर यह उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। ठीक है, और इसकी संख्या दो होती है। मतलब कि जो ब्रेसर होता है यह उदर गुहा के बाहरी ओर स्थिर होता है और इसकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, ब्रेसर की संख्या कितनी होती है? दो होती है। फिर यह स्क्रोटम के ब्रेसर स्क्रोटम के अंदर स्थिर होता है। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? स्थिर होता है। स्थिर होता है। यह स्क्रोटम के अंदर इसलिए स्थिर होता है क्योंकि इस ब्रेसर को क्या होता है कि ब्रेसर का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है, जिसके कारण ये स्क्रोटम के अंदर स्थिर होता है, जिसके कारण इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 या 2.5 सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होने की आवश्यकता होती है। तो लिखेंगे यह स्क्रोटम ब्रेसर के तापमान को 2 से ब्रेसर के तापमान को 2 से 2.5 सेंटीग्रेड कम करने की आवश्यकता होती है। कम रहने की या कि कम करने की आवश्यकता होती है की आवश्यकता होती है। ठीक है, की आवश्यकता होती है। ठीक, एक बार इसको आप देख लीजिए ब्रेसर क्या है। ये जो ब्रेसर होता है यह उदर गुहा के बाहर की ओर स्थिर होता है और इसकी संख्या क्या होती है? मतलब कि जो ब्रेसर होता है यह शरीर के क्या होता है? बाहरी भाग में स्थिर होता है ब्रेसर। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है। इस क्या होता है, जो ब्रेसर होता है इसकी संख्या 2 होती है, तो इसके ऊपर क्या होता है? स्क्रोटम के अंदर स्थिर होता है। जब ये स्क्रोटम के अंदर इसलिए स्थिर होता है क्योंकि शरीर का तापमान ज्यादा होता है, जिसके कारण इसको कम तापमान की आवश्यकता होती है, जिसके कारण यह स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? बंद या स्थिर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाऊँ। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम ब्रेसर के बारे में ही और अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम ब्रेसर के बारे में ही अध्ययन करेंगे।
फिर आगे है कि वृषण, वृषण के अंदर, वृषण के अंदर, वृषण के अंदर दो कोशिकाएं क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। वृषण के अंदर दो कोशिकाएं बनती हैं। वृषण के अंदर दो कोशिकाएं, दो कोशिका बनती हैं। कौन कौन सी हैं वो? वृषण के अंदर दो कोशिका बनती हैं। पहली है वो क्या, नर जन्म कोशिकाएं, नर जन्म, नर जन्म कोशिकाएं, नर जन्म कोशिकाएं और दूसरी क्या है, सरटोली कोशिकाएं। क्या है, सरटोली, सरटोली कोशिकाएं। ठीक है। चुप। नर जन्म कोशिकाएं क्या होती हैं? नर जन्म कोशिकाएं मुख्य रूप से क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है। जो नर जन्म कोशिकाएं होती हैं, यह शुक्राणुओं का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो यह शुक्राणुओं का, या शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है। ठीक है। और सरटोली कोशिकाएं क्या करती हैं, यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। पोषण प्रदान, पोषण प्रदान करती है। ठीक। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जो वृषण या नर जन्म कोशिकाएं क्या क्या होती हैं, या शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, और सरटोली कोशिकाएं करती हैं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है। ये वृषण के प्रकार, या वृषण का ही प्रकार है। ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, मैं आगे बढ़ाऊं। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। नर जन्म तंत्र में क्या हो गया, हमारा जो वृषण वाला भाग हो गया, वृषण, वृषण क्या हो गया, हो गया। अब पहले दूसरा भाग क्या है हमारा, न जन्म तंत्र क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? वृषण, वृषण, वृषण हो गया, और दूसरा क्या है, दूसरों में कई आते हैं। जैसे दूसरे के अंतर्गत आएंगे, वृषण हमारा हो गया। ऐसे नहीं, आपको ऐसे समझना। ठीक है। ये वृषण वाला जो भाग हो गया, ये दो भाई, नर जन्म तंत्र क्या होता है, दो प्रकार का होता है। जो वृषण हो गया वो क्या हो गया, ठीक है। और दूसरा भाग क्या है, इसके अंतर्गत क्या आएंगे, अधिवृषण आएंगे, अधिवृषण, शुक्र वाहिका हो गया, शुक्र वाहिका। तीसरा क्या है, शुक्राशय, शुक्राशय। फिर तीसरा क्या है, चौथा क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथ। अधिवेशन हो गया, शुक्र वाहिका हो गया, शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथ, प्रोस्टेट ग्रंथ।
फिर काउपर ग्रंथ, काउपर ग्रंथ, फिर मूत्राशय, इसके बाद आएगा शीशन। ठीक है, तो नर तंत्र के अंतर्गत जो बिरसर वाला भाग होगा वो हमने आपको बता दिया। अब दूसरा नर तंत्र दो प्रकार का होता है, बिरसर हो गया और दूसरे के अंतर्गत क्या आते हैं, अधिबिरसर हो गया, शुक्रवाहिका हो गया, शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथ हो गया, काउपर ग्रंथ हो गया, मूत्राशय हो गया, शीशन हो गया। ठीक है, इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले हेडिंग हमारी क्या है, अधिबिरसर। ठीक है, हेडिंग डालते हैं क्या, अधिबिरसर। अधिबिरसर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये है क्या। अधिबिरसर क्या होता है, यह मुख्य रूप से क्या करता है, शुक्राणुओं को परिपक्व करता है और शुक्राणुओं को क्या करता है, स्टोर करता है, मतलब कि क्या करता है, एकत्रित करता है। अधिबिरसर का यही कार्य है। तो हम इसको इसमें लिखेंगे कि अधिबिरसर शुक्राणुओं को परिपक्व करता है, परिपक्व करता है और क्या करेगा, शुक्राणुओं को स्टोर करता है। ठीक है, शुक्राणुओं को स्टोर करता है। जो अधिबिरसर होता है वो क्या करता है, यह शुक्राणुओं को परिपक्व करता है, मतलब मैच्योर करता है, और शुक्राणुओं को परिपक्व करता है और स्टोर करता है। ठीक है, इसके बाद शुक्रवाहिका क्या करती है, शुक्रवाहिका अधिबिरसर हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा मेरा, शुक्रवाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका क्या करता है कि यह शुक्राणुओं को क्या करता है, यहाँ वाहिका का मतलब होता है कि परिवहन करता है, सिंपल सा, कि शुक्रवाहिका मतलब क्या करता है, यह शुक्राणुओं को परिवहन करता है और शुक्राणु क्या करता है, भंडारण करता है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, शुक्रवाहिका शुक्राणुओं को या शुक्राणुओं का परिवहन करता है, और शुक्राणुओं का भंडारण करता है। ठीक है, शुक्राणुओं का भंडारण करता है। ठीक है, भंडारण करता है। ठीक, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं शुक्राशय को पढ़ाऊं। हो गया, चलिए, अगला है हमारा तीसरा, क्या है हमारा, शुक्राशय। शुक्राशय, ठीक है, शुक्राशय क्या करता है कि यह वीर को, यानी कि शुक्राणु के तरल भाग को क्या करता है, बनाता है या कि निर्माण करता है। जो शुक्राशय होता है
यह वीर्य के तरल भाग को क्या करता है, बनाता है। तो लिखेंगे यह वीर्य के तरल यह वीर्य के तरल भाग को बनाता है। ठीक है, यह वीर्य के तरल भाग को बनाता है। चौथा हमारा क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथ। प्रोस्टेट ग्रंथ क्या करता है, यह भी वीर्य के तरल भाग को बनाता है। यह वीर्य के तरल भाग को बनाता है। ठीक है, फिर अगला क्या है हमारा, काउपर ग्रंथ। क्या है, काउपर ग्रंथ। काउपर ग्रंथ क्या करता है कि यह वीर्य के अम्लीय भाग क्या करता है, स्त्रावित करते हैं। यानी क्या करता है, अम्लीय क्षारीय भाग को क्या करता है, स्त्रावित यानी कि बाहर करता है। ठीक है, यह वीर्य के क्षारीय भाग का स्त्रावित करता है। ठीक है, स्त्रावित करता है, मतलब कि यह वीर्य के क्षारीय भाग क्या करता है, बाहर करता है। ठीक है, अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे पढ़ाऊं। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा शीशन, नहीं मूत्राशय। ये क्या करता है, मूत्राशय एक इसका कार्य होता है कि यह वीर्य और तरल भाग को क्या करता है, परिवहन करता है। यह वीर्य और मूत्र का परिवहन करता है। ठीक है, परिवहन करता है। ठीक, इसके बाद क्या है, शीशन। शीशन के अंतर्गत क्या आता है, ये शीशन ये करता है कि मतलब कि शीशन के माध्यम से ही वीर्य और मूत्र का क्या करते हैं, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, यह वीर्य और मूत्र का को बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। ठीक है, ये नर जनन तंत्र के दो प्रकार हो गए। पहला हो गया हमारा क्या, वृषण था, जो कि मैंने आपको बता दिया। और दूसरा क्या है, अधिवृषण भी हो गया हमारा, शुक्रवाहिका भी हो गया, शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथ, काउपर ग्रंथ, मूत्राशय, शीशन और बस हो गया। ठीक है, इसके बारे में मैंने अध्ययन कर लिया। और वृषण में एक खास बात यह है कि वृषण में खास बात यह है कि वृषण में इसमें मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, वृषण में टेस्टोस्टेरोन
नामक हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है, स्रावित होता है। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब हम पेपर में कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न जैसे कि हम आपको बताते हैं। पेपर में कुछ इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, देखिए पूछेगा कि वृषण शरीर के बाहर क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों पाए जाते हैं। तो वृषण शरीर के बाहर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि शरीर का तापमान क्या होता है, वृषण के तापमान से अधिक होता है, जिसके कारण वृषण, कहने का मतलब यह है कि वृषण का तापमान, वृषण को कम तापमान की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वृषण शरीर के क्या होता है, बाहर पाया जाता है। तो लिखेंगे कि वृषण का तापमान, वृषण का तापमान 2 से 2.5 सेंटीग्रेड तक कम, शरीर से कम होने की आवश्यकता होती है। शरीर से कम होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये लिखना है कि वृषण का तापमान 2 से 2.5 सेंटीग्रेड तक शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि वृषण का तापमान 2 से 2.5 सेंटीग्रेड क्या होता है, शरीर के तापमान से क्या होता है, कम होता है। इस कारण ये वृषण शरीर के बाहर पाए जाते हैं। वृषण का तापमान 2 से 2.5 सेंटीग्रेड तक शरीर के तापमान से कम, शरीर की ऐसे लिखते हैं, वृषण का तापमान 2 से 2.5 सेंटीग्रेड तक शरीर के तापमान से कम होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। ठीक, वृषण का तापमान 2 से 2.5 सेंटीग्रेड तक शरीर के तापमान से कम होने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वृषण शरीर के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले फिर मैं आगे पढ़ाऊं। फिर प्रश्न पूछता है कि पुरुषों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक, पुरुषों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, पुरुषों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण, तो जब टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन शरीर में स्रावित हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हमारे शरीर का बढ़ना और फेस में दाढ़ी मूंछ का आ जाना, और आवाज, पुरुषों में क्या होता है, आवाज भारी होने लगती है। जैसे जैसे युवावस्था आती जाती है तो पुरुषों में क्या होती है, आवाज बढ़ती है या भारी होती जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे कि शरीर का बढ़ना, बढ़ना। ठीक है, दूसरा आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, और तीसरा क्या है, दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण, दूसरे लिंग
के प्रति आकर्षण, और चौथा क्या है, चौथा क्या है, आवाज का भारी होना, शरीर का बढ़ना, दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण और दाढ़ी मूछ आना। ठीक है, दाढ़ी मूछ का आना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। स्टूडेंट, फिर से मैं अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है, चलिए।